नमस्कार, मैं आसफान शाह। मैक्स महाराष्ट्र हिंदी में आपका स्वागत है। बहुजन समाज पार्टी को लेकर काफ़ी समय से कयास लगाई जा रही थी कि इंडिया अलायंस में शामिल हो सकती है। ये कयासों का बाजार उस समय और गर्म हो गया जब बीएसपी के एक सांसद ने बयान दिया था कि अगर इंडिया अलायंस मायावती को प्रधानमंत्री के तौर पर प्रोजेक्ट करता है तो विचार करेंगे अलायंस में शामिल होने के लिए। अभी पिछले दिनों ही अखिलेश यादव ने बयान दिया था कि अगर मायावती आती हैं तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। और इसी के साथ में ये भी चर्चा चल रही थी कि कांग्रेस अंदर खाते बीएसपी के साथ चर्चा कर रही है कि अलायंस में शामिल हो। कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी अविनाश देशपांडे लगातार इसको लेकर के चर्चा कर रहे थे बीएसपी के साथ कि अलायंस में शामिल हो जाए। हालांकि ये सारे कयासों का बाजार उस समय पूरी तरह से विराम लग गया जब आज बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने अपने जन्मदिन के दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि अकेले ही चुनावी मैदान में उतरेगी बीएसपी। इसी मुद्दे पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए मौजूद हैं मैक्स महाराष्ट्र के कार्यकारी संपादक मनोज भोयर जी। सर, चैनल पर आपका स्वागत है। सर, आप इस मायावती के इस फैसले को किस नजरिए से देखते हैं? देखिएगा कि मतलब इंडिया आघाड़ी में इंडिया आघाड़ी में मायावती की चर्चा बहुत नहीं थी और राजनीतिक पटल पे ऐसा बहुत ज़्यादा देखा भी नहीं गया है कि मायावती को अपने और लाने की पुरजोर कोशिश की जा रही है। जी। एक बात, ना मायावती बहुत इच्छुक थी, ना इंडिया आघाड़ी उनको लेने के लिए बहुत ज़्यादा इच्छुक थी, क्योंकि अपने अपने बहुत ज़्यादा टेंट्रम्स है राजनीति में, राष्ट्रीय राजनीति में। आपने देखा कि जो नीतीश कुमार ने शुरुआत की थी इंडिया आघाड़ी की, वह नीतीश कुमार आज इंडिया आघाड़ी में कितने पावरफुल है या वो कितना आगे जा रहे हैं प्रभावी ढंग से, बहुत बेहतर तरीके से, इसके बारे में मेरे मन में द्वंद्व है, डायलेमा है, संभ्रम है। आम जनता के बीच में भी वही होगा। आपने देखा होगा कि ममता बनर्जी भी है, लेकिन ममता बनर्जी भी बड़ी गुस्सेल, ममता बनर्जी के भी टेंट्रम्स तो बड़े परिचित है लोगों को, कब क्या बोल देगी और क्या करेगी पता नहीं। प्रकाश आंबेडकर जो इंडिया आघाड़ी में शामिल होना चाहते हैं, उनकी वंचित बहुजन आघाड़ी, लेकिन उनको लिया नहीं जा रहा, देरी की जा रही है, उनके बीच में भी संभ्रम है। उनको ऐसा एक गुट है जो इंडिया आघाड़ी में प्रकाश आंबेडकर को लेकर आना चाहता है, लेकिन लेकर आने के बाद में सीट महाविकास आघाड़ी की तरफ से कितना मांगते, क्योंकि महाराष्ट्र में तो महाविकास आघाड़ी है, बहुत ज्यादा सीटें अपनी ताकत से मांग लेते हैं, तो फिर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी अपने कैंडिडेट को कहां से खड़ी करिए। 12-12 का फॉर्मूला ही मैं बता रहा हूं जनरली। अगर मायावती को इंडिया आघाड़ी में अगर लिया जाए तो फिर सीटों का बंटवारा, तालमेल, पता नहीं क्या होगा, समझ में नहीं आता। लेकिन अखिलेश यादव जो समाजवादी पार्टी के मुखिया है, वो जरूर इंडिया आघाड़ी में है। अब उनके रहते हुए मायावती को अगर लिया जाएगा तो मान लीजिए, अगर मतलब ये हम पॉसिबिलिटी कह रहे हैं, अगर मायावती को लिया जाएगा तो फिर मायावती को कितनी सीटें देंगे, अखिलेश को कितना सीटें देंगे और कांग्रेस कितनी सीटें देंगी, और 2-4 छोटे पार्टियां होंगी वहां की उत्तर प्रदेश की, उनको कितनी सीटें देंगे। शायद ये मायावती को पता चल गया होगा कि ये कुछ हमारे लिए फ्रूटफुल नहीं है, मतलब इसमें बहुत ज्यादा कुछ फायदा अपने पार्टी को, बीएसपी को होगा नहीं। और ये भी उनको पता होगा कि इंडिया आघाड़ी मुझे लेने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं, बीएसपी को घास नहीं डाल रही है, तो मुझे इंडिया आघाड़ी में तो मैं हूं नहीं और मुझे अकेले तौर पर लड़ना है। शायद बीजेपी के साथ में उनका कुछ गठबंधन हो सकता है, क्योंकि इंडिया आघाड़ी में जाना है या इंडिया आघाड़ी मायावती को लेने वाली है, इसके बारे में कोई क्लियर पिक्चर है नहीं राष्ट्रीय स्तर पर। दूसरी बात, खुद इंडिपेंडेंट के तौर पर, मतलब अपने पार्टी को लेकर वो चुनावी मैदान में दमखम के साथ में उतरेगी मायावती, इसके बारे में भी कोई जानकारी अब तक के तो नहीं थी। आकाश आनंद उनके नेफ्यू है, भतीजे, वो उनके सक्सेसर रहेंगे, जो विरासत है राजनीतिक बीएसपी की उनके हाथों में रहेगी, ऐसी घोषणा मायावती ने की थी। तो ऐसा कहा जा रहा था कि मायावती ये पूरी तरीके से राजनीति से संन्यास लेगी, रिटायरमेंट लेगी, लेकिन आज 2 चीजें उन्होंने की। एक तो गाहे बगाए उन्होंने ये कह दिया कि आकाश आनंद को बागडोर संभाली, इसका मतलब ये नहीं होता कि
मेरे पार्टी में बीएसपी में एक्टिव नहीं हूं। जी। एक बात। दूसरी बात, उन्होंने कहा कि एकला चलो रे का नारा उन्होंने दिया कि मैं किसी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं करने वाली हूं। अखिलेश यादव ये गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं और सबसे ज्यादा जो धोखा है अखिलेश पार्टी के समाजवादी पार्टी से और खुद अखिलेश यादव से। उसी अखिलेश यादव के बारे में मायावती जी ने कहा, जिस अखिलेश यादव ने जन्मदिन पर मायावती जी को शुभकामनाएं दी, 68वां जन्मदिन मना रही है। जन्मदिन के दिन ही उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि मैं अगर किसी के साथ में गठबंधन करती हूँ, कोलिशन करती हूँ, तो हमारे बीएसपी के वोट्स उस पार्टी को जाते, लेकिन उस पार्टी के वोट्स बीएसपी को नहीं आते। ये राग उन्होंने फिर एक बार आलापा है, पहली बार नहीं कहा। लेकिन जब इन्होंने कहा कि बीएसपी का वोट उस तरफ जाता है और उस तरफ का वोट इस तरफ नहीं आता है, लेकिन देखा जाए 2019 के लोकसभा चुनाव में, बिल्कुल लोकसभा चुनाव में दोनों गठबंधन में थे, समाजवादी पार्टी और बीएसपी दोनों गठबंधन में थी। बीएसपी को जहां 10 लोकसभा की सीटें मिलती हैं और समाजवादी पार्टी को केवल 5 सीटें, तो नहीं लगता कि ये मायावती का फैसला सही नहीं था? नहीं, देखिएगा, उस वक्त में जो करना था उन्होंने किया, लेकिन अब की दौर में आपने देखा होगा, मैं कुछ चीजें बता रही हूं कि बीएसपी है क्या, मतलब आंकड़े गलत न हो इसलिए मैं कागज देख रहा हूं। 2007 में उत्तर प्रदेश में फुल मेजॉरिटी के साथ में, पूर्ण बहुमत के साथ में मायावती जी ने सरकार बनाई थी। 2007 में सोशल इंजीनियरिंग किया था, दलित, आदिवासी, मुस्लिम, इनका गठजोड़ बनाकर उन तमाम घटकों को प्रभावित किया था सोशल इंजीनियरिंग के कैंपेन से, और उनको भारी वोट्स मिले थे। फुल मेजॉरिटी में सरकार, पूर्ण बहुमत से मायावती की सरकार बनी थी, आप याद रखिएगा 2007 में। लेकिन 1990 और 2000 के बीच में 10 साल उत्तर प्रदेश के राजनीति में मायावती का जलवा था। एक तो बहन मायावती का कांशीराम जी की विरासत किसको मिली? मायावती जी को मिली। मायावती की आकाश आनंद को मिलने वाली है। आकाश आनंद का नाम किसी को पता है? बहुत कुछ लोगों को मालूम है उत्तर प्रदेश में, जो जानते राजनीति को, जो अभ्यास करते हैं। अब 1990 और 2000 के बीच में 10 साल उनका करिश्मा रहा उत्तर प्रदेश के राजनीति में, और जलवा रहा मैं कहूंगा। अब जिस मायावती का 10 साल तक 2000 तक जलवा रहा, उसी मायावती की पार्टी 2000 के बाद में धीरे धीरे पॉलिटिकल ग्राफ उनके पक्ष का, पार्टी का, ये पिछड़ते गया। और 2022 में 12.8 मतलब 12 या 13% के आसपास उनको वोट्स मिले, और ये सबसे बड़ी गिरावट है पार्टी के वोट्स में जब शुरुआत हुई उनके पार्टी के एंटायर इतिहास में, राजनीतिक इसमें। और आपने देखा होगा कि बीच में मायावती कहाँ थी, मतलब राजनीतिक तौर पे बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं थी। ईडी, सीबीआई बहुत सारे झमेले में फंस गई थी, और बीजेपी ने मतलब ईडी की कार्रवाई हुई तो बीजेपी पे आरोप किया जाता है। लेकिन उन्होंने, मायावती ने कभी बीजेपी को बहुत ज्यादा आरोप किया और बहुत ज्यादा हमला किया ईडी के चलते, सीबीआई के कार्रवाइयों के चलते, पता नहीं। लेकिन अलग अलग तरीके की कार्रवाई होती रही उनके खिलाफ, केंद्रीय जांच एजेंसीज की, और उनके रिश्तेदारों को भी उस कार्रवाई में घेर लिया गया। आज अचानक मायावती जी राजनीतिक पटल पे अपने जन्मदिन के उपलक्ष्य में आई और उन्होंने कहा कि हम किसी पार्टी के साथ में चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, हम अकेले लड़ रहे, पोस्ट इलेक्शन हमारा गठबंधन हो सकता है। अब प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो चीजें कही उसमें क्या मुद्दे, एक तो भाजपा पर भी इन्होंने, एक तो अखिलेश यादव को निशाना बनाया। सबसे पहले इंडिया आघाड़ी में मैं शामिल नहीं होने वाली हमारी पार्टी, ये भी कह दिया, अखिलेश पे निशाना साधा। दूसरा, भाजपा पर भी आरोप किया, धर्म की राजनीति भाजपा करती है, हमारी ही योजनाओं की नकल करती है, हमारी ही योजनाओं को नकल करके वो आगे जा रही है, नाम बदल के, घोषणा का या अलग पैकेजिंग करके। दूसरा, उन्होंने कहा कि राम मंदिर में 22 जनवरी के चलते जो कार्यक्रम चल रहे हैं या उस दिन भी होंगे, मुझे न्योता मिला है लेकिन मैं जाऊंगी या नहीं ये बाद में फैसला होगा, क्योंकि मैं पार्टी के कार्यक्रमों में व्यस्त हूं। लेकिन राम मंदिर के कार्यक्रमों को उनको विरोध नहीं, बाबरी मस्जिद वाला भी कार्यक्रम अगर बनता है तब भी मैं जाऊंगी, मेरा उसको विरोध, यह हमारे देश की इकलौती सेक्युलर पार्टी है जी, ये उन्होंने कहा है। लेकिन भाजपा पे उन्होंने निशाना साधा, ये धर्म की राजनीति करती है, हमारे योजनाओं की नकल करती है, मुफ्त राशन
बांट के उत्तर प्रदेश की सरकार ये लोगों को गुलाम बना रही है और केंद्र पे निशाना साधा कि बेरोजगारी महंगाई पर इस केंद्र का पूरी तरह से दुर्लक्ष्य, मतलब वो पूरी तरह से ज्वलंत विषयों को दरकिनार कर रही है। अच्छा, 2019 के लोकसभा चुनाव में देखा जाए तो उस समय भाजपा, कांग्रेस और इन दोनों पार्टियों के बाद में सबसे ज़्यादा जो वोट मिला था वो बहुजन समाज पार्टी थी। बिल्कुल सबसे ज़्यादा वोट मिला था। तो आपको नहीं लगता कि ये इंडिया अलायंस के लिए कहीं ना कहीं ये धचके के तौर पर देखा जाए? ये हो सकता है कि इंडिया आघाड़ी देखिएगा कि जो बीजेपी के साथ में नहीं है, मोदी जी के साथ में नहीं है, उन तमाम पार्टियों को वो इकट्ठा लाके एक ऐसा फ्रंट उन्होंने बना लिया। अब जाहिर सी बात है कि उस फ्रंट को मजबूत बनाने के लिए आपको तमाम पार्टियों को साथ में लेना पड़ेगा। मायावती कुछ बोल नहीं रही थी, इसका मतलब उनकी ताकत नहीं है यहाँ, ऐसा तो होता नहीं है। अपनी अपनी ताकत होती है, अपने अपने ताकत और के आश्रय वो आगे राजनीति में चलते। ऐसा कहा जा रहा था कि मायावती एक्टिव नहीं, तो मायावती संन्यास ले लेगी राजनीति से, लेकिन आज तो उन्होंने कह लिया कि मैं पार्टी में एक्टिव हूँ, मैं संन्यास नहीं ले रही हूँ। भले ही आकाश आनंद को सक्सेसर बना लिया, पार्टी की बागडोर उन्होंने दी है, या वो मायावती के बाद में बीएसपी को चलाने वाले कौन व्यक्ति है तो वो आकाश आनंद रहेंगे। लेकिन मायावती अगर एक्टिव रहती है और शायद अंदर से बीजेपी के साथ में उनका कुछ गठजोड़ और कुछ बातचीत हुई होगी। आज तो उन्होंने बीजेपी पर हमलावर है, योगी सरकार पर भी और मोदी सरकार पर भी, लेकिन कहीं ऐसा अंदर से कोई बातचीत, राजनीति में कुछ भी हो सकता है। और मायावती थी नहीं क्या बीजेपी के साथ में थी, ममता बनर्जी भी थी। वक्त वक्त पर लोग अपनी भूमिका लेते हैं। क्षेत्रीय पार्टियां दरअसल इस प्रकार का निर्णय लेती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि कल वो एक्टिव हो और दलित, मुस्लिम और आदिवासी वोटों को इकट्ठा लाने की कोशिश अगर उन्होंने की तो कुछ तो वो सफलता हासिल करेगी, तो उसका नुकसान इंडिया आघाड़ी को हो सकता है। इंडिया आघाड़ी को मतलब उत्तर प्रदेश में किसको हो सकता है? कांग्रेस को, अखिलेश यादव को। इनका वोट बैंक हमेशा एक ही रहा है। सोशल इंजीनियरिंग का उत्तर प्रदेश के राजनीति में प्रयोग मायावती जी ने किया, सक्सेसफुल रहा। 2007 में फुल मेजोरिटी के साथ में सरकार आई। लेकिन सवाल सबसे बड़ा यह है कि दलित, मुस्लिम, आदिवासी वोट बैंक किसकी है? कांग्रेस की है। दलित, मुस्लिम, यादव ये किसकी वोट बैंक है? समाजवादी की। दलित, मुस्लिम, आदिवासी और बहुतेरे समाज को, घटक को या जाति के अलग अलग पिछड़े जाति को, लोगों को लेके मायावती की सरकार बनी, वो उनका वोट बैंक। वोट बैंक वैसे सबका एक है, लेकिन हिंदू या हिंदुत्व को मानने वाले बहुजन लोग, ये वोट बैंक बीजेपी ने अपनी बना ली। 400 के आसपास वहां लोकसभा की सीटें हैं, और ऐसे में अगर अखिलेश यादव कांग्रेस इकट्ठा आती है और बीएसपी के कैंडिडेट अगर उनके कैंडिडेट को गिरा देते हैं, तो प्रकाश आंबेडकर जैसा ही यूपी के राजनीति में होगा आसमान की, वो बीजेपी के कैंडिडेट को फायदा होगा। मतलब प्रकाश आंबेडकर आने चाहिए, उनको ऐसा लगता है। 2019 के चुनाव में लोकसभा और विधानसभा में बड़ा नुकसान राष्ट्रवादी कांग्रेस पक्ष और कांग्रेस को हुआ था। अब की बार अगर लड़ेंगे तो ठीक है साथ में, लेकिन अगर नहीं गठजोड़ हुआ तो फिर एक बार प्रकाश आंबेडकर के कैंडिडेट्स उनको गिराएंगे, उनके पार्टी को, और जीत के आएंगे बीजेपी, मायावती के कैंडिडेट्स जिनके आएंगे। मायावती के बारे में भी वही हो सकता है, मतलब ये संभावना है। और मायावती को हल्के में नहीं लेना चाहिए। कौन नेता फिर अपने पार्टी के कैडर को एक्टिव करता है, प्रभावित करता है, और वो फिर उनको जोड़ के आगे कुछ किया जा सकता है। मतलब इस समय बहुत कम है। कम समय होने के बाद में भी मायावती जी जो अचानक एक्टिव हुई, ये थोड़ा समझ में नहीं आता। शायद हो सकता है, मेरा अनुमान है कि बीजेपी के साथ में उनकी बातचीत हुई होगी। और वैसे भी इंडिया आघाड़ी में आपने देखा कि नीतीश कुमार, ममता बनर्जी के अलग अलग नखरे तो आपको हम देख ही रहे कि सही मायने में ये फुल फोर्स लोकसभा चुनाव का सामना करेगी या नहीं करेगी, इसके बारे में कुछ संभ्रम की राजनीति है। दूसरा, भारत जोड़ो न्याय यात्रा की शुरुआत भी राहुल गांधी की हो चुकी है। जी अच्छा, 2022 की जब विधानसभा चुनाव हुआ था उत्तर प्रदेश में, तो बहुजन समाज पार्टी कुछ खास नहीं कर पाई थी। शायद 1 या 2 सीटें उसको मिली थी, लेकिन उसका वोट बैंक जो है वो पूरी तरह से बरकरार है। नहीं, कैसे रहा मुझे बताइए। 12-13% जो 12.8% का है, 12.8 जो वोट मिले हैं परसेंटेज। हाँ, तो ये उनके बीएसपी के आज तक के राजनीतिक इतिहास में सबसे कम है जी। क्योंकि मैडम बहन मायावती एक्टिव नहीं थी। क्यों एक्टिव नहीं थी? ईडी, सीबीआई के बहुतेरे केसेस में वो शिकंजे में जांच एजेंसियों की पूरी तरह से फंस गई।
और जब आदमी पूरी तरीके से फंस जाता है तो उसको पहले जिंदा रखने की कोशिश की जाती है, खुद को बचाने की कोशिश की जाती है। ऐसा तो लालू यादव, अखिलेश यादव और मुलायम सिंह यादव के बारे में भी यूपी के राजनीति में हुआ है। बिहार में लालू प्रसाद यादव के बारे में कहा है, कहीं थोड़ा नीतीश यादव को भी दबाने की कोशिश की गई थी, आप अगर याद करोगे तो। महाराष्ट्र में राज ठाकरे के बारे में भी वही कहा जाता है कि ईडी वीडी बाकी सारी चीजें लगा दी तो शांत थे, बाद में होते, क्योंकि वो थोड़े बागी नेता है तो बोलते रहते हैं। लेकिन अंदरूनी बीजेपी के साथ में किसकी क्या बातचीत शुरू है, कब किसने बोलना है, कब नहीं, कब ईडी की कार्रवाई, इसके बारे में भी तो कहा जाता है ना। वो छोड़ दीजिए, मायावती अगर एक्टिव होती है तो बीजेपी को फायदा होगा, क्योंकि वो अखिलेश और कांग्रेस को नुकसान पहुंचाएगी। भले उनका करिश्मा न हो, भले वो अपने पुराने वोट बैंक को सक्रिय न कर पाए, कैडर को सक्रिय न कर पाए, तब भी मुझे ऐसा लगता है कि वो नुकसान आज की स्थिति में कांग्रेस और अखिलेश यादव की पार्टी एसपी को है, और बीजेपी को सीधे तौर पर फायदा पहुंचेगा। शायद बीजेपी और इनकी अपनी एक रणनीति भी हो सकती है। जी अच्छा, ये जी बताइए। हाँ, अच्छा, ये मायावती का जो आज का जो फैसला है, उससे आपको लगता है कि कहीं देश में कहीं थर्ड फ्रंट तो नहीं बन रहा है? नहीं, अभी देखिए कि इंडिया आघाड़ी में सारे लोग आगे तो थर्ड फ्रंट नहीं बनेगा। शरद पवार, ये पहले ये कहा जाता था कि थर्ड फ्रंट भी बन सकता है, मतलब ऐसा कहा जाता है कि इंडिया आघाड़ी बनने के पहले आपने 2019 में देखा होगा कि थर्ड फ्रंट का मोर्चा कौन संभालेगा, मायावती, सॉरी माफ कीजिएगा, समाजवादी पार्टी है या नीतीश कुमार है या फिर कहा जाए ममता बनर्जी है, ये लोग हैं। अब बीआरएस जो तेलंगाना में पूरी तरीके से हार गई, कांग्रेस की सरकार ही, तो पता ही नहीं चल रहा कि वो कहाँ है। जी, एक मुद्दा ये है, क्या वो इंडिया आघाड़ी में आएगी, क्या ये भी नहीं पता। बीआरएस, जगमोहन जो है अपने आंध्र प्रदेश में, उनका भी पता नहीं चल रहा है। चंद्रबाबू नायडू, वो भी नहीं। उड़ीसा में बासु जी है जी, वो भी पता नहीं चल रहा है कि वो है या नहीं है, समझ में नहीं आ रहा। वो मतलब दीवार पे खड़े हैं, कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना। लेकिन ऐसा लग रहा है कि मतलब बीजेपी के आसपास वो जा रहे हैं, बीजेपी को थोड़ा समर्थन उनका अपना है, मतलब जगमोहन हो या फिर उड़ीसा के अपने मुख्यमंत्री हो, वो कहीं ना कहीं बीजेपी को अभी उनका समर्थन या बातचीत चल रही है, मतलब उनके इस पे खटास नहीं है या विरोध नहीं है बीजेपी को, वो बीजेपी को ये करे। तो ऐसे इसमें आपने जो सवाल पूछा कि थर्ड फ्रंट का के जो नेता वो बेसिकली इंडिया आघाड़ी में है, तो इनका कोई थर्ड फ्रंट बनता है क्या, वो कितना असरदार होगा, समझ में नहीं आ रहा। मुझे ऐसा लगता है कि नीतीश कुमार, ममता बनर्जी की एक क्लियर, उनके बारे में पिक्चर क्लियर होना चाहिए, क्योंकि अभी दिल्ली में कोई बैठक हुई थी 2 दिन पहले सीट शेयरिंग को लेकर, उस फार्मूला अलायंस को लेकर, जिसमें उद्धव ठाकरे जी और शरद पवार जी भी ऑनलाइन जुड़े थे। जी, तो मनोज जी, हमारे चैनल को समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैक्स महाराष्ट्र हिंदी को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर फॉलो करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।